जो पार्ट 2 का पेपर है हमारा D+P में PRT के लिए, उसमें साइकोलॉजी, फ़िलॉसफी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल फैक्ट्स और स्कूल मैनेजमेंट, ये चीज़ें आती हैं। मोटी मोटी बता रहा हूँ मैं आपको। खैर, आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक छोटा सा। साइकोलॉजी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के डेफिनेशंस काफ़ी सारे लोगों ने दी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किसने क्या दी है और आज के टाइम में कौन सी मान्य है। सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी हमको एरिस्टोटल या प्लेटो ने। इन्होंने साइकोलॉजी को दो वर्ड्स में डिफाइन करते हुए बताया कि एक होता है वर्ड साइकी और एक होता है लोगस। साइकी का मतलब सोल, लोगस का मतलब स्टडी। मतलब साइकोलॉजी सोल की स्टडी है। इस वाली बात को किसी ने नहीं माना, क्योंकि लोगों ने क्वेश्चन करा कि भाई सोल क्या होती है, तो कोई बता नहीं पाया कि सोल क्या होती है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि भाई जब आपको यही नहीं पता कि सोल क्या होती है तो आप उसकी स्टडी कैसे करोगे। तो ये वाली थ्योरी, ये वाली डेफिनेशन तुरंत खारिज हो गई, रिजेक्ट हो गई ये वाली थी। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है साइकोलॉजी की, वो आती है कि साइकोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ माइंड। इस वाली डेफिनेशन को देने वाले जो थे वो थे जॉन लॉक, कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड है। जॉन लॉक वही है जिन्होंने हमको टेबुला रासा भी दिया था। टेबुला रासा को देने वाले ये वही जॉन लॉक है। टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। ये वाला क्वेश्चन कई बार D+B में पूछा गया, वन लाइनर, कि टेबुला रासा का क्या मतलब होता है। ब्लैंक स्लेट का मतलब हुआ एट द टाइम ऑफ बर्थ चाइल्ड माइंड इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम उसका जो दिमाग होता है वो एक खाली किताब की तरह होता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, कुछ नहीं होता उसमें। तो देयर फोर जॉन लॉक इज़ इन फेवर ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब क्या हुआ इसका, कि जब अगर जॉन लॉक ये कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, तो उस हिसाब से जॉन लॉक किसकी बात कर रहे हैं। जॉन लॉक यानी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। एनवायरमेंटलिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने एनवायरनमेंट को देख के सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। ठीक है, तो जॉन लॉक इज़ इन फेवर ऑफ एनवायरनमेंट। जॉन लॉक ने टेबुला रासा दिया। और जॉन लॉक ने ही जो साइकोलॉजी की हमारी नेक्स्ट जो दूसरी डेफिनेशन थी वो दी थी कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड। तो जॉन लॉक की भी ये वाली डेफिनेशन जो थी इसको रिजेक्ट कर दिया गया लोगों के द्वारा। उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई माइंड क्या होता है, व्हाट इज़ माइंड। तो जॉन लॉक बता नहीं पाए कि भाई माइंड क्या होता है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि जब आपको पता नहीं कि माइंड क्या होता, माइंड की फिर स्टडी क्या करोगे आप, खाक। तो ये वाली थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो होती है कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। जो इन लोगों ने हमको डेफिनेशन दी थी वो बता रहा हूँ मैं अभी। वर्तमान में होने वाले अनुभव, अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस क्या है हमारी, वर्तमान में होने वाले अनुभव, और उन अनुभवों की स्टडी करना ही साइकोलॉजी है। एक्सपीरियंसेस ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट में होने वाले एक्सपीरियंसेस गेन्ड एट प्रेजेंट, इस तरह की बातें हमको इन्होंने कही। और इन बातों को कहने वाले कौन थे, विलियम जेम्स, विलियम वुंड और स्टैनली हॉल। मतलब इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी वर्तमान में जो हम एट प्रेजेंट जो अनुभव कर रहे हैं वो है। मतलब प्रेजेंट में मैंने मान लो आपको थप्पड़ लगा दिया, तो आपको अब गाल पे दर्द हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रोना आ रहा है, तो इस चीज़ की स्टडी करना। प्रेजेंट में जो आपका अनुभव है थप्पड़ लगने के बाद जो आपको अभी अनुभव हो रहा है उसकी स्टडी करना, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा इन लोगों ने, और उसी को साइकोलॉजी बताया। अब यहाँ पर हम साथ साथ एक बार ये भी जान लेते हैं कि विलियम वुंट कौन थे। विलियम वुंट को फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम वुंट। ये प्रैग्मेटिज्म और फंक्शनलिज्म जो स्कूल था इसके फाउंडर भी थे विलियम वुंट। सॉरी बहुत गलत बता दिया। विलियम वुंट नहीं, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहा जाता है। विलियम जेम्स इज़ फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। एंड विलियम वुंट जो नीचे वाले हैं, विलियम वुंट, ये हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। विलियम वुंट फादर ऑफ साइकोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और विलियम जेम्स फादर ऑफ साइकोलॉजी इन अमेरिका। विलियम जेम्स फादर ऑफ साइकोलॉजी इन अमेरिका, विलियम वुंट फादर ऑफ साइकोलॉजी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ओवरऑल साइकोलॉजी में के फादर विलियम वुंट हुए। और विलियम जेम्स वही हैं जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म या फंक्शनलिज्म स्कूल दिया था। और अमेरिका में सबसे पहले साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने वाले भी विलियम जेम्स हैं। और दुनिया को साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे, विलियम वुंट। और अमेरिका में साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट देने वाले थे विलियम जेम्स।
तो विलियम जेम्स फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, विलियम वुड फादर ऑफ साइकोलॉजी, ये फ़र्क ध्यान रखना। इनकी इस वाली थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये वर्तमान में होने वाले अनुभव की ही बात कर रहे थे, बस वर्तमान में होने वाले अनुभव। इसको रिजेक्ट, इनकी थ्योरी को, इस डेफिनेशन को रिजेक्ट करने वाले थे सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि जो साइकोलॉजी है, इन्होंने रिजेक्ट करा कि साइकोलॉजी को रिजेक्ट करा कि साइकोलॉजी सिर्फ कॉन्शियसनेस की स्टडी नहीं है, क्योंकि आप लोग कॉन्शियसनेस को ही गलत बता रहे हो। कॉन्शियसनेस में आप कह रहे हो कि बस जो वर्तमान में हमको फील हो रहा है वही कॉन्शियसनेस है, ऐसा नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या करा, इन्होंने कॉन्शियसनेस के ही 3 प्रकार बता दिए। इन्होंने कहा कि हमारा होता है एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है और एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। 3 तरह की कॉन्शियसनेस बताई सिगमंड फ्रॉइड ने, और आगे इनको इन्होंने एक्सप्लेन भी करा। सिगमंड फ्रॉइड बाय द वे वही है जिन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दिया। साइको एनालिटिकल थ्योरी को देने वाले सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने इनकी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस वाली इसको रिजेक्ट करा और इन्होंने अपनी नई डेफिनेशन दी साइकोलॉजी की। तो सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोलॉजी के 3 प्रकार बताए, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर आप एक, मैंने आइसबर्ग का वो बनाया है डायग्राम। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आप मान सकते हो कि ये है आपका कॉन्शियस माइंड, नंबर 2 पे आपका सबकॉन्शियस माइंड, नंबर 3 पे अनकॉन्शियस माइंड। टिप ऑफ द आइसबर्ग जो ऊपर की तरफ देखा देता है वो आपका कॉन्शियस माइंड हो गया, जो आपको हर कोई देख सकता है, ऊपर से देख के बता सकता है कि आदमी दुखी है या हंस रहा है, ऊपर से ऊपरी चीज़। मगर अंदर वाली उसके थोड़ा जस्ट बिलो, पानी की सतह के जस्ट नीचे की तरफ, वो आपका हो गया सबकॉन्शियस। वो आपको जानने वाले ही, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपसे प्यार करने वाले, आपके माता पिता, वो लोग जान सकते हैं कि भाई आपका अंदरूनी नेचर क्या है। नंबर थ्री पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे दिमाग का, हमारी कॉन्शियसनेस का, वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। और इसको जो हमारे एकदम क्लोज लोग होते हैं वो भी नहीं जानते। क्लोज लोग छोड़ो, इवन देन जो पर्सन होता है वो खुद भी नहीं जानता कि मेरे मन में डीप गहरी इच्छाएं दबी हुई क्या है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने इस नंबर 3 को, यानी अनकॉन्शियस माइंड को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना। इन्होंने कहा पर्सनैलिटी इज़ अफेक्टेड बाय अनकॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से ही अफेक्टेड होती है सबसे ज़्यादा, बाय द मोस्ट। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर उन्होंने क्या कहा कि क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने साथ साथ कहा, Sigmund Freud said study of unconscious mind is most important. Therefore, all studies based on conscious mind is not that important. Sigmund Freud ने कहा कि जो स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कॉन्शियस माइंड की स्टडी करना ज़रूरी नहीं है। और स्टडी करना जब ज़रूरी नहीं है तो फिर उसको साइकोलॉजी भी नहीं माना जाना चाहिए। अब वो उन्होंने उसके रीज़न एक्सप्लेन कर दिए कि भाई आपका जो वर्तमान में जो अनुभव फील हो रहे हैं वो तो कोई भी बता सकता है, उसकी स्टडी करने की क्या ज़रूरत है, वो तो दिखाई दे रहा है। अगर आपको थप्पड़ लगा दिया तो आपको दर्द हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो आप किसी न किसी तरह से आप दिखाई दोगे, या फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको क्या फील हो रहा है। बट आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सिगमंड फ्रॉइड ने डेफिनेशन, उस वाली थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, यहाँ पर एक बात नोट करने की, सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी कोई साइकोलॉजी की डेफिनेशन नहीं दी। हाँ, आप चाहें तो ये लगा सकते हैं कि स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड इज साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, हम ये समझ सकते हैं, बट ये यहाँ पर हमने पढ़ा नहीं है। अब हम आते हैं 21st सेंचुरी में जो मोस्ट बिलीव्ड साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वो क्या है, वो आती है साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा मान्य डेफिनेशन साइकोलॉजी की यही है कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। और इस बात को कहने वाले लोग थे जेबी वॉटसन, थ्रॉन्डाइक, पैवलोव, स्किनर और हल। कौन थे ये लोग? जब ये लोग बिहेवियर की बात करें कि साइकोलॉजी बिहेवियर की स्टडी है, व्यवहार का अध्ययन है आपके, कौन लोग हुए ये? यानी ये लोग हुए बिहेवियरिस्ट। और बिहेवियरिस्ट कौन होते हैं? ऑलवेज इन द फेवर ऑफ एनवायरनमेंट। यानी बिहेवियरिस्ट हेरिडिटी को इतना नहीं मानते, वो एनवायरनमेंट को मानते हैं, हेरिडिटी को ना मान के एनवायरनमेंट को मानते हैं। तो बिहेवियरिस्ट लोगों ने अपनी थ्योरी दी कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। ऑल बिहेवियरिस्ट आर इन फेवर ऑफ एनवायरनमेंट। सारे बिहेवियरिस्ट जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के पक्षधर होते हैं, यानी जो भी कुछ सीख रहा है वो एनवायरनमेंट से सीख रहा है। फाइनल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी
इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। आज के टाइम पे जो सर्वमान्य डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वो है कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब यहाँ पर बिहेवियर के भी हमने दो टाइप पढ़े हैं कि दो तरह के बिहेवियर होते हैं, एक होता है ओवर्ट बिहेवियर, एक होता है कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर जो दिखाई देता है विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, कोवर्ट बिहेवियर जो दिखाई ना दे विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। तो ओवर्ट बिहेवियर में जो बिहेवियरिस्ट ऊपर बताए थे ना हमने, ये वाले जेवी वॉटसन, थ्रॉन्डाइक, पैवलोव, स्किनर, हल, ये लोग ओवर्ट बिहेवियर की स्टडी करते हैं। बिहेवियरिस्ट ओवर्ट बिहेवियर की स्टडी करते हैं। और जो कोवर्ट बिहेवियर होता है जो दिखाई नहीं देता, सिगमंड फ्रॉइड इसकी स्टडी करते हैं, यानी अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड दिखाई थोड़ी देता है, आपके मन में दबी हुई इच्छाएं क्या है क्या पता किसी को, है ना। कई बार इंसान को खुद भी नहीं पता होता। तो इस तरह की चीज़ें, उस तरह की चीज़ों की स्टडी करता है सिगमंड फ्रॉइड। और सिगमंड फ्रॉइड का एक स्कूल ऑफ थॉट है अलग से जो मेडिसिनल साइकोलॉजी फॉलो करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं आज भी। बट हम लोग हैं टीचिंग से जुड़े हुए, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को ज़्यादातर रियल लाइफ में जो काम पड़ता है वो ओवर्ट बिहेवियर का पड़ता है। खैर हम कोवर्ट बिहेवियर को भी पढ़ते हैं यहाँ पर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से।